3। रीत कमरे में आकर वासु वासु चिल्लाने लगी तो वासुदेव जी वॉशरूम में थे और अपना मुंह धोकर टॉवेल से पोंछते हुए बाहर आए तो रीत जाकर उनसे लिपट गई। वासुदेव जी ने उसका सिर सहलाया तो रीत दूर हो गई। वासुदेव जी ने अपने कान पकड़े और लगे उठक बैठक लगाने। रीत को भी मजा आ रहा था। वो हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। 4 उठक बैठक लगाते ही वासुदेव जी हाँफने लगे तो रीत ने उनके हाथ कानों से हटाते हुए कहा, बिल्कुल ऐसी ही मेरी हालत हो गई थी जब उस मीनल की बच्ची ने मुझे कहा कि आपकी तबीयत खराब हो गई है और आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। आगे से ऐसा मजाक मत करना वरना मैं अपनी जान ले। रीत पूरा बोलती वासुदेव जी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तुझे तो मेरी भी उम्र लग जाए पगली, कहते हुए वासुदेव जी ने उसे गले से लगा लिया। वैसे एक बात बता, तुझे पता कैसे लगा कि हम नाटक कर रहे हैं? वासुदेव जी ने पूछा तो रीत बोली, जब मुझे मीनल ने बताया कि आपकी तबीयत खराब हो गई है तो मैं और अंकल होटल के ऑफिस में बैठे थे। मीनल से बात करके जब मैं घबराकर बाहर निकली तो जल्दबाजी में कार की चाबी वहीं भूल गई। फिर जब मैं चाबी लेने वापस ऑफिस में आई तो दिनेश अंकल आपसे ही फोन पर बात कर रहे थे और स्पीकर भी ऑन था। उन्होंने आपको बताया कि मैं निकल रही हूँ तो आपने उस लंगूर को बोला, जल्दी से मेरा पिज्जा मुझे दे, रीत यहाँ आ रही है, उसके पहले मैं पिज्जा खा लूं। फिर मैं भी निश्चिंत थी कि ये सब ड्रामा है तो मैंने भी उसमें हिस्सा लेना ही सही समझा। मैंने फिर बाहर पार्किंग में आकर होटल के गार्ड को बोलकर चाबी मंगाई। आराम से घर गई ताकि आप आराम से पिज्जा खा लें। कहकर रीत ने वासुदेव जी को तिरछी नजर से देखा तो वो झेप गए। रीत फिर बोली, यहाँ घर आई तो विमला आंटी जी के हंसने की आवाज आ रही थी। अब ऐसे हालात में कौन हंसता है? आप तो जानते ही हो विमला आंटी जी की हंसी कैसी है। वो रावण की चाची थी ना, ताड़का। वो सुन ले तो वो भी शर्मा जाए। मुझे तो मीनल के लिए अफसोस होता है, कैसे रहेगी उनके साथ। इस पर वासुदेव जी ने रीत के सिर पर चपत लगा दी और बोले, ऐसे नहीं बोलते, वो तुमसे बड़ी हैं। रीत भोला सा मुंह बनाकर बोली, पर मैंने तो उनके हंसने की तारीफ की थी, सच्ची। कहकर उसने अपने गले को चुटकी से पकड़ा, फिर अपना गला छोड़कर बोली, विमला आंटी जी की हंसी रामानंद सागर जी ने सुनी होती तो पक्का उन्हें रामायण में सूपनखा या ताड़का का रोल ऑफर कर देते। फिर विमला आंटी तो छा जाती टीवी पर और हम सब उनका ऑटोग्राफ ले रहे होते। इस पर वासुदेव जी ने रीत को आंखें दिखाई तो रीत ने अपने ओठ गोल करके मुंह बना लिया। फिर वासुदेव जी की भी हंसी छूट गई और दोनों ठहाके लगाने लगे। वासुदेव जी उसके पास आए और उसके चेहरे को हाथों में थामकर उसके माथे को चूमकर बोले, बस तू ऐसे ही हंसती रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रीत ने उन्हें उंगली दिखाते हुए कहा, पक्का ना? इस पर वासुदेव जी ने उसकी नाक खींच ली और बोले, नक चढ़ी कहेंगी। फिर उसकी नाक छोड़कर बोले, पर बेटा तेरी शादी देखना मेरा सपना है, वो मौका नहीं देगी अपने मामा को? रीत ने अपने सिर पर चपत लगाई और बात बदलने के इरादे से बोली, ओ वासु, मुझे अभी जाकर रोटियां सेकनी हैं। अरे तेरी मामी सेक लेंगी, हम लूडो खेलते हैं। वासुदेव जी ने कहा तो रीत बोली, कल खेलेंगे, वरना वो आपकी पूनम ढिल्लो पहले रोटियां सेक लेगी, फिर खाने के वक्त मुझे और मीनल को सेकेगी, ये कहकर कि वहाँ तुम्हारी सास बनाएगी तुम दोनों के लिए खाना। कम से कम खाना तो बनाना सीख लो, सिलाई कढ़ाई का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा। बोलकर रीत फटाफट रूम से बाहर निकल गई। उधर पवी लौटकर घर आई तो अर्थ दौड़ता हुआ उसके पास आया, लेकिन रिवाज ने उसे पकड़ लिया और बोला, बुआ को सांस तो लेने दे, फिर जाना उसके पास। पवी ने रिवाज को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस 10 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। आंखों में नमी उतर आई थी पवी के। वो जल्दी से भागी।
फटाफट फ्रेश होकर आई और दौड़कर रिवाज के गले लग गई। फिर घुटनों पर बैठकर अर्थ को बाहों में लेकर चूमना शुरू किया तो रिवाज मुस्कुराने लगा। अर्थ बोला, बस कलो बुआ, कितनी मीठी दोगे, मेला मुंह साला गीला कर दिया। रूम से निकलते हुए पार्थ बोला, मीठी नहीं किस्सी बोलते हैं अर्थ। फिर मन में बोला, काश ये हमारे नसीब में भी होती। लेकिन ओए तू भी आया है, कहकर पवी पार्थ के गले लगी तो उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। फिर बोला, और कैसी है? पवी ने बुझे मन से कहा, आज तो मेरा परिवार साथ है, वरना अकेले मन नहीं लगता। रिवाज ने फिर से पवी को गले लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। चलिए खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है। वैभवी ने कैसरोल रखते हुए कहा तो पवी आकर वैभवी के गले लग गई। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ, अभी खाना खा लो, बातें बाद में करेंगे। वैभवी उसे चेयर पर बैठाते हुए बोली, आप भी आ जाइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वैभवी प्यार से रिवाज को देखते हुए बोली। रिवाज बुझे मन से धैर्य से बोला, जा पापा को ले आ धैर्य। तो पार्थ एक तरफ चेयर पर बैठते हुए बोला, अंकल जी ने तो अपने रूम में खाना शुरू कर दिया है। वैभवी खुद बैठकर अर्थ को खाना खिलाने लगी। रिवाज जाकर पवी के पास वाली चेयर पर बैठा तो वैभवी ने उठकर उसे खाना परोसना चाहा, लेकिन रिवाज ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और खुद परोसकर खाने लगा। बाकी सब उन्हें देखकर एक दूसरे को देखने लगे। वैभवी ने फिर बैठकर अर्थ की तरफ निवाला बढ़ाया तो वो बोला, बस मम्मी, और नहीं खाना, मुझे सोना है। अर्थ ने वैभवी के हाथ रोकते हुए कहा। रिवाज थोड़ा सा खाना खाकर उठा और जाकर अपने हाथ धोए। जी, खाना तो अच्छे से खा लीजिए, वैभवी ने कहा तो पवी भी बोली, हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही हैं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है पवी, और मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। आजा पार्थ, बोलकर रिवाज विजेंद्र जी के रूम की तरफ बढ़ गया। अर्थ भी उसके पीछे चल दिया। डाइनिंग टेबल पर माहौल बोझिल हो गया था, सब चुपचाप खाने लगे। रिवाज ने अपने पापा जी के आगे से खाली बर्तन उठाए, किचन में रखाया और उन्हें पहले पानी पिलाया, फिर दवाई निकालकर उन्हें अपने हाथों से खिलाकर पानी पिलाया। विजेंद्र जी लेट गए तो रिवाज ने उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और खुद भी दूसरी तरफ अर्थ को लेकर सो गया। उधर रीत के घर में भी सब खाना खाने बैठ गए थे तो पूनम जी मीनल से बोली, मीनल बेटा, जाइए खीर विमला बहन के घर दिया, अमन और वीर को पसंद है, जा, कहकर बाउल उसकी ओर बढ़ा दिया। मीनल खीर का बाउल लेकर जैसे ही बाहर निकली तो पीछे से रीत भी आ गई और बोली, मीनल, जीजू को अपने हाथ से खिला भी देना। मीनल ने उसका कान खींच लिया, बदमाश कहीं की। रीत अपना कान छुड़ाकर भाग गई अंदर। मीनल ने बेल बजाई तो डोर वीर ने खोला। मीनल ने खीर का बाउल ले जाकर टेबल पर रख दिया। मीनल ने देखा कि वहां का माहौल बोझिल था। वीर का चेहरा उतरा हुआ था। विमला जी गुस्से में थीं, तो मीनल विमला जी को देखकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ मम्मी जी। विमला जी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। मीनल भी बुझे मन से अपने घर चल दी। रात में सब करवटें बदल रहे थे। पवी, वैभवी, रिवाज, धैर्य, पार्थ। दूसरी ओर मीनल, रीत, अमन और वीर अपने अपने प्यार की बेरुखी और दर्द में जाग रहे थे। वासुदेव जी, पूनम जी, दिनेश जी, विमला जी और उधर विजेंद्र जी अपने बच्चों की वजह से चिंता में घुल रहे थे। अगली सुबह 5 बजे रीत उठी और जल्दी से नहाकर किचन में गई। बड़े मन से उसने सूजी का हलवा बनाया और कटोरी में थोड़ा सा हलवा डालकर उसने कटोरी उठाई और घर में बने मंदिर में आ गई। बैठकर दिया जलाया और हलवे का भोग लगाकर अपने हाथ पोंछे। फिर मंदिर से सिंदूर उठाकर अपनी मांग में भरा और उसे अच्छे से बालों से कवर कर दिया और दुपट्टा सिर पर ओढ़कर हाथ जोड़कर मन ही मन बोली,
माता रानी, कहने को तो बहुत कुछ ऐसा है जो, खैर, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास मामी है, वासु है और साथ में अंकल, मीनल और जीजू भी। मेरे लिए इनका प्यार बहुत है। मैं उसमें खुश हूँ। जानती हूँ कि उनके नाम के सिंदूर पर मेरा हक नहीं, लेकिन खैर छोड़ो उस बात को भी। मैं तो सिर्फ उनकी जोगन बनकर खुश हूँ। जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मुझे उनकी एक गोपी बने रहने का हक तो है ना माता रानी। भले ही उन पर मेरा हक नहीं, ना कोई हक मुझे चाहिए। मैं उनकी भक्ति में ही खुश हूँ। और मैं भी पागल हूँ। ये क्या लेकर बैठ गई? आज उनका जन्मदिन है। आप उन्हें अपना आशीर्वाद देना। मैं तो बहुत खुश हूँ ये जानकर कि वो मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मेरी किस्मत में ज्यादा खुशियां तो है नहीं, पर जितनी भी हैं आप उनके हिस्से में लिख देना। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उनका एक बेटा भी है। उसे लंबी उम्र देना। बस मरने से पहले उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। ये मेरी इच्छा पूरी करेंगी ना माता रानी? सिर्फ एक बार उन्हें, कहकर रीत सिसकते हुए अपने आंसू पोंछने लगी। फिर से बोली, और कोई ऐसा रास्ता दिखाइए मुझे कि वीर, जीजू और मीनल की जल्दी से शादी हो जाए, जो मेरी वजह से अटकी हुई है। जीजू जिद पे अड़े हैं, दोनों भाई साथ शादी करेंगे, और वो लंगूर, उसे कैसे समझाऊं? शायद मैं ही मनहूस हूं। ना मैं यहाँ होती, ना ये सब होता। मेरी वजह से मीनल की खुशी भी छिन रही है। पीछे आकर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो खुद को संभाल कर पीछे पलटी तो वासुदेव जी थे। वो मुस्कुराकर बोली, वासु तुम? वासुदेव जी नाराजगी से उसके पास बैठकर बोले, आज भी उसके लिए भगवान से प्रार्थना। रीत अपने आंसू जब्त करके खुद को संभाल कर भोग वाले प्रसाद की कटोरी लेकर बोली, नहीं वासु, मैं तो मीनल के लिए मांग रही थी। कल जो कुछ भी हुआ उसका असर कहीं मीनल और जीजू के रिश्ते पर ना पड़े। बस कहकर उसने प्रसाद देना चाहा तो वासुदेव जी ने अपने हाथ आगे कर दिए। रीत ने उन्हें प्रसाद देकर कटोरी वापस मंदिर में रख दी और वासुदेव जी से नजरें चुराते हुए बोली, अरे मैं तो भूल गई वासु, मुझे ना आज होटल में कुछ जरूरी तैयारियां करवानी हैं। अरे आप तो जानते ही हो ना, आज वो विदेशियों का त्योहार है, वैलेंटाइन डे, तो मैं जा रही हूँ होटल। रीत अपने खुले लंबे बालों को जल्दी से बन बनाकर उसमें क्लचर अटकाते हुए बोली, आप और अंकल आराम से आ जाना और मीनल को वीर जीजू को साथ में बाहर भेज देना, साथ में घूम वूम लेंगे। कहकर रीत ने वासुदेव जी के माथे पर किस की और बोली, वैसे मेरा मन है आप भी मामी को लेकर कहीं चले जाना, कोई पिक्चर सिक्चर देख लेना, काम मैं और अंकल जी कर लेंगे। वासुदेव जी सिर्फ उसकी आंखों में छुपे दर्द को देख रहे थे और निशब्द थे। रीत ने जल्दी से अपनी कार की चाबी उठाई और फटाफट निकल गई और उसके जाते ही वासुदेव जी ने खुद से बोला, जानता हूं तेरा काम, आज उसका जन्मदिन है ना, तो नंगे पैर गणेश मंदिर की 108 परिक्रमा करेगी, उसकी लंबी उम्र की कामना करेगी। फिर उन्होंने सामने मंदिर में देखकर माता रानी की मूर्ति से कहा, एक मेरी बिट्टू ही मिली थी तुझे, जो दुनिया भर का दर्द तूने उसकी झोली में डाला है। कुछ तो रहम खाओ उस पर। अगर सच में तू है तो कर कोई चमत्कार कि वो अमन को अपना ले। अब अमन ही उसे उसकी खुशियां दे सकता है, क्योंकि जो उसकी खुशी थी वो तो तूने उससे छीन ली। काश। बोलकर वासुदेव जी भी अपने आंसू पोंछने लगे। उधर रिवाज उठा तो देखा 5:15 बज रहे हैं। हाथ मुंह धोकर किचन में गया और अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाने लगा। जल्दी से कॉफी बनाकर कप में डाली और रूम से होते हुए बालकनी में आ गया और खड़े खड़े चारों तरफ नजर दौड़ाई। कॉफी का एक सिप लिया और मन में बोला, क्यों कल से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है तुम्हारी, जबकि जानता हूं
तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो। फिर भी ये दिमाग में कैसी जंग छिड़ी हुई है। दिल कहता है तुम मेरे पास हो, बेहद पास, लेकिन दिमाग कहता है ऐसा मुमकिन नहीं। रिवाज खड़ा खड़ा कुछ देर अपने आप से उलझ रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसे होश आया। उसने पीछे पलट कर देखा तो धैर्य था। वो उसके हाथ में पकड़े कप को देखकर बोला, कप की ठंडी हो चुकी है। रिवाज धीमे से बोला, हाँ, वो ध्यान कहीं और था। रिवाज ने कप मुंडेर पर रख दिया तो धैर्य उसके गले लगकर बोला, हैप्पी बर्थडे भाई। रिवाज ने कुछ नहीं बोला, बस धैर्य के गले लगकर सिसकने लगा। उधर रीत जल्दी से नीचे उतर कर आई तो ऊपर बालकनी में पुशअप करते हुए अमन की नजर उस पे पड़ी तो वो खुद से बोला, ये तूफान मेल इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दी? पिछली बार भी 14 फरवरी के दिन ऐसे ही गई थी। कहीं कोई और तो नहीं, मेरी सौतन टाइप कोई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार भी मैंने पीछा किया ये सोचकर कि मैडम किसी लव गार्डन में जाएंगी, लेकिन ये चिमकांडी तो मंदिर गई थी। और वैसे भी इतनी खड़ूस है, मेरे अलावा किसको शौक होगा कि दिन में 40 बार 440 वोल्ट के झटके खाने का? कोई होगा भी तो एक झटके में ही उसका काम तमाम ये खुद कर देगी। कल हॉस्पिटल में भी तो गलती से टकराने वाले की रिमांड लगा दी थी उसने। वो बेचारा अब किसी से गलती से टकराने के बारे में 1000 बार सोचेगा। इस मामले में मुझे कोई खतरा नहीं, मैं सेफ हूं। पर कुछ तो है इसके इनकार की वजह, और पता करने के लिए इसके साथ जाना होगा। भाग जल्दी बेटा अमन, लेकिन होशियारी से। नीचे रीत गार्ड को जगा कर लाई और बिल्डिंग का मेन गेट खुलवाया। अमन ने सोचकर आओ देखा न ताओ, सेकंड फ्लोर से लटक कर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में जैसे तैसे उतरा और फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से छलांग लगा दी नीचे। तो उसका पैर मुड़ गया और वो चिल्लाया। रीत ने उसे देखा, दौड़ कर आई। तब तक गार्ड भी वहां आ गया और अमन को उठाया। आप ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? गार्ड ने पूछा। तो अमन ने हाथ बांधे खड़ी रीत को घूरते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, तू जाकर अपना काम कर। गार्ड जाकर गेट खोलने लगा। अमन ने रीत को प्यार से देखा। रीत ने बंधेज का लेमन येलो कलर का सूट पहना हुआ था और उसपे सतरंगी जयपुरी दुपट्टा ले रखा था और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगा रखी थी। एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में एक खूबसूरत सा कंगन था। आज आंखें बिना काजल की थीं। आज तो मैडम कत्ल करने के मूड में हैं और मासूमियत तो देखो, हाथ में हथियार भी नहीं। बस ये सादगी ही काफी है बंदे को मारने के लिए। अमन अपने ख्यालों से बाहर तब आया जब गाल पर चपेड़ पड़ी। जी हाँ, रीत ने मारी थी तो अमन अपने गाल पर हाथ रखकर कुछ बोलता उससे पहले रीत शुरू हो गई। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? 3 बार पूछ चुकी हूँ, छज्जे से कूदे क्यों? अमन अपना गाल सहलाकर बोला, उसे बालकनी कहते हैं। हाँ पता है, तू पढ़ा लिखा डॉक्टर है, ज्यादा होशियारी झाड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो क्यों कूदे? रीत ने उसे घूरते हुए पूछा। अमन झेप कर बोला, वो कसरत कर रहा था तो पांव फिसल गया और मैं गलती से गिर गया। चोट तो नहीं लगी, दर्द तो नहीं हो रहा है, ऐसा पूछने के बजाय तुमने मुझे मार दिया। रीत ने भड़क कर कहा, हाँ तो काम ही मार खाने लायक करता है तू। वैसे ना मैंने तुम्हारा नाम सही रखा है, लंगूर। छज्जे पर कूदा फांदी करेगा तो नीचे ही गिरेगा ना। पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गया, लंगूर कहीं का। सुबह सुबह अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर मेरे सामने आ गया। अमन तो उसे घूर कर देखता रह गया, फिर मायूस होकर बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हें कल के लिए सॉरी बोलने आया था। और ठीक है, मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और जाने लगा। चलते चलते मन में बड़बड़ाया, ये लड़की नहीं पत्थर है और मैं इस पत्थर पर सिर फोड़ने वाला बेवकूफ नहीं महाबेवकूफ।
उधर रीत भी मन में बोली, रीत कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रही है तू उसके साथ? हाँ शायद, पर क्या करूं, इतना सख्त होने पर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। कोई और होता तो कब का भाग गया होता। ये तो फेविकोल की तरह चिपक गया है, चिपकू कहीं का। और कुछ न सही, उससे दोस्ती तो रख सकती है। मत भूल, तेरी इससे सख्ती वीर और मीनल के रिश्ते में खटास ला सकती है। कुछ कर रीत। बाद में अभी मंदिर जाना है। रीत जल्दी से कार में जाकर बैठी। उसने देखा अमन धीरे धीरे अंदर जा रहा था। क्या करूं? उसने घड़ी देखी, 5:45 बज रहे थे। तो उसने अमन को आवाज दी, ओए अमन। अमन ने पलटकर देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आज रीत ने उसका नाम पहली बार पुकारा था। तो वो मुस्कुराने लगा। रीत ने फिर बोला, ओए लंगूर, तुझे ही बुला रही हूँ, वहां खड़ा मुस्कुरा क्यों रहा है? आजा। रीत ने जैसे ही बोला, अमन भागता हुआ आया। तो रीत ने कहा, चल गाड़ी में बैठ। अमन हैरान होकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया और उसे देखने लगा। रीत ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, सीट बेल्ट लगा ले लंगूर, पहले पैर में लगी थी, अब सिर तुड़वाएगा। रीत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अमन सीट बेल्ट लगाते हुए सोचने लगा, आज अपने साथ ले जा रही है, बिना मेरे बोले। लेकिन जबान अभी भी करेले जैसी है। इसकी मां ने जरूर करेले ही खाए होंगे इसे पैदा करते वक्त। वैसे कभी पता नहीं चला आज तक इसके मम्मी पापा के बारे में। कहाँ हैं भी या? भैया से पूछा था, उन्हें भी नहीं पता। भाभी को पता होगा, उनसे पूछूंगा। वीर उठकर बालकनी में आया तो वहां मैट बिछी हुई देखकर बोला, ये अमन कहाँ गया? रूम में भी नहीं है। तभी उसके फोन पर मीनल का फोन आ गया। उसने रिसीव किया। मीनल, हेलो, और क्या कर रहे हैं मेरे डॉक्टर साहब? वीर बेरुखी से, बस एक्सरसाइज करने आया था बालकनी में। मीनल, आज का क्या प्लान है? साहब, याद भी है कि आज वैलेंटाइन डे है। वीर, याद है। मीनल, बड़े कंजूस हो यार, झूठ ही बोल देते कि भूल गया था। मेरा दिल तो न टूटता, ना कोई गिफ्ट ना विश किया। वीर, यहाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें अपने गिफ्ट की पड़ी है, कहकर वीर ने फोन काट दिया। मीनल वीर की बेरुखी से हैरान थी। अब इसे क्या हो गया? जरूर मम्मी जी ने रीत को लेकर लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है कल। तभी रात को दोनों भाइयों के चेहरे पर 12 बजे थे। क्या करूं? मम्मी जी से जाकर बात करूं? हाँ, ये सही रहेगा, सोचकर उठी और अपने कवर्ड में से कपड़े निकालने लगी। उसने रेड कलर की फ्रिल वाली साड़ी निकाली। मुस्कुराकर बोली, ये पहनती हूँ, फिर देखती हूँ डॉक्टर साहब कब तक मुझसे दूर भागते हैं। अपने आप मेरे पास आएंगे, फिर हम भी आपकी बेरुखी का जवाब बेरुखी से देंगे। हिसाब बराबर समझे, सोचकर वॉशरूम में घुस गई। उधर रिवाज कुछ देर में संभला तो धैर्य बोला, चल जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर मंदिर चलते हैं। मैंने पत्थरों पर सिर पटकना बहुत पहले छोड़ दिया है धैर्य। रिवाज ने अपनी आंखें साफ करके कहा, मेरे लिए भी नहीं चलेगा? धैर्य ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा। रिवाज ने ना में सिर हिलाकर कहा, तू जा, तुझे जाना है तो वैसे भी माँ के जाने के बाद तू मेरी माँ बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात पर धैर्य मुस्कुराकर बोला, हाँ, पर मामे की तरह तेरा फेवरेट सूजी का हलवा बनाना नहीं आता, वरना वो भी बना देता। रिवाज भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने बना दिया है और भोग भी लगा दिया है। पीछे से आवाज आई तो दोनों पलटे। पीछे पवित्रा खड़ी थी, हाथ में कटोरी लिए, और दोनों को प्रसाद देने लगी। धैर्य ने ले लिया और बोला, चलो, घर से अलग रहकर पवी खाना बनाना भी सीख गई। इस पर पवी ने धैर्य को आंखें दिखाई और रिवाज की तरफ चम्मच बढ़ाया तो रिवाज ने मुंह मोड़ लिया। भाई प्लीज थोड़ा सा ले लो, मैंने प्यार से बनाया है। रिवाज ने ना में सिर हिला दिया। आपकी अपनी फेवरेट चीजों से मुंह मोड़ लेने से
कुछ बदल तो नहीं पाएगा ना भाई, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? रिवाज ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब आदत हो गई है पवी। अरे पवी रहने दे, इसे नहीं खाना तो तू दूसरों को दे आ। धैर्य ने बात बदलने के लिए कहा, लेकिन पवी की आंखों में आंसू आ गए। रिवाज ने जरा सा हलवा अपनी उंगली से उठाकर मुंह में डाल लिया और बोला, आप खुश मेरी दादी माँ? पवी मुस्कुराकर उसके गले लग गई और बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। धैर्य ने पवी के हाथ से कटोरी ले ली और खाने लगा। भैया आज शाम को बाहर चलकर पार्टी करेंगे, किसी अच्छे से होटल में चलकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पवी ने खुशी से कहा। नहीं पवी, मेरा मन नहीं है। और हाँ, वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? रिवाज ने पूछा। पवी अपने सिर पर चपत लगाकर बोली, आज तो संडे है तो डॉक्टर्स छुट्टी पर रहेंगे। मुझे कल याद ही नहीं रहा, आजकल ध्यान कहाँ रहता है तेरा? रिवाज ने कहा तो उसके जहन में अमन का चेहरा घूम गया। रिवाज ने सिर पर चपत लगाई तो पवी बोली, भैया दिमाग से निकल गया और वीर सर को भी याद नहीं रहा कि कल संडे है। तो अब? रिवाज ने सवाल किया। मैं वीर सर से फोन करके कल का अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। पवी रिपीट, मैं वीर सर से फोन करके कल का अपॉइंटमेंट फिक्स करूं? पवी ने पूछा। वो अपने घर पर पेशेंट देखते हो तो उनके घर चलते हैं या उन्हें यहाँ बुला लें, जो फीस लेंगे हम दे देंगे, रिवाज ने कहा। ठीक है, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ, लेकिन टेस्ट तो हॉस्पिटल में ही होंगे, कहकर पवी वहां से चली गई। रिवाज फिर उदास हो गया तो धैर्य बोला, कल से कुछ परेशान सा लग रहा है रिवाज, कोई टेंशन है? रिवाज ने भीगी आंखों से चारों तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं धैर्य, जब से यहाँ आया हूँ ऐसा लग रहा है वो यहीं कहीं है, बिल्कुल मेरे पास। धैर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू अच्छे से जानता है वो चली गई है, हमेशा के लिए तुझसे दूर, वहां जहां से कोई आज तक लौट कर नहीं आया। तू क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है भाई? तकलीफ तो जिंदा लोगों को होती है धैर्य, मरे हुओं को नहीं। बोलकर रिवाज जाने लगा तो धैर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। मान ले यही सच है, वो नहीं है रिवाज। जानता हूं लेकिन, रिवाज ने कहा तो धैर्य बोला, क्या लेकिन? रिवाज ने उसका एक हाथ लेकर अपने सीने के बाईं तरफ रख दिया और बोला, इसे कैसे समझाऊं? ये कमबख्त मानने को ही तैयार नहीं। इसे लग रहा है कि वो झट से कहीं से निकलकर मेरे सामने आ खड़ी होगी। धैर्य ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, तू पागल हो गया है रिवाज। रिवाज आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर बोला, प्यार और पागलपन में ज्यादा फर्क नहीं होता धैर्य। उधर रीत गाड़ी चला रही थी और अमन उसे प्यार से देख रहा था। मन में बोला, आज ये मेहरबानी क्यों की है इसने? आज कुछ खास है क्या? खैर जो भी हो, आज कुछ तो अच्छा हुआ। अमन मन ही मन गुनगुनाने लगा, इजाजत चाहता हूँ तुझसे दिल में तेरे आने की, बस इजाजत ही चाहता हूँ तुझको अपना बनाने की। प्यार है तू मेरा, ना कि मेरा जुनून है, तेरे सामने होने से ही मेरे दिल को सुकून है। तुझसे छिप के ही तुझको कबूल कर बैठा हूँ, एक तेरे लिए ही मैं पागल दुनिया को भूल बैठा हूँ। जिंदगी है तू मेरी, मेरे दिल का करार है, मुझको तो बस तेरी एक हाँ का इंतजार है। अमन ख्यालों में था। रीत ने उसके सामने चुटकी बजाई, ओए लंगूर कहाँ खो गया? चल मंदिर आ गया। अमन ने हड़बड़ाकर देखा तो रीत जाकर मंदिर के बाहर की दुकानों से पूजा का सामान खरीद रही थी। वो जल्दी से उतरकर उसके साथ जा खड़ा हुआ और बोला, आज कुछ खास है जो तुम मंदिर आई हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? रीत ने पूजा की टोकरी लेकर पैसे दुकानदार को दिए और अमन को घूर कर बोली, तुझे ना पंचायती करने के लिए अपने साथ नहीं लाई, मुझे तुझसे काम है, चल। कहकर रीत मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। अमन भी चढ़ते हुए बोला, वाओ
तो मिस खड़ूस को आज मुझसे काम है। तभी मैं सोचूं इतनी मेहरबानी किस लिए। इस पर रीत ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। कुछ ज्यादा नहीं मुंह खुल रहा है तेरा? सच में ना, किसी किसी को इज्जत रास नहीं आती। वैसे इतना खास काम भी नहीं है। जाना है तो रास्ता उधर है। रीत ने पीछे मुड़कर उंगली से रास्ता दिखा दिया। अमन झेप कर बोला, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खुश हो गया। पता नहीं था मुझे खुशी रास नहीं आती। दोनों ऊपर पहुंच गए। रीत ने पूजा की टोकरी पंडित जी को दी और सिर पर दुपट्टा ओढ़कर पीछे देखा। अमन बाहर ही खड़ा था। क्या हुआ, बाहर क्यों रुक गया? रीत ने पूछा। वो मैं तो बिना नहाए ही आ गया। मुझे क्या पता तुम मंदिर आने वाली हो। अमन ने फिर प्यार से उसे देखकर बोला। तो रीत मुस्कुराकर बोली, तो फिर खड़ा रहे बाहर गंदे लंगूर। रीत ने वापस आगे देखकर हाथ जोड़े और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। अमन मन ही मन बोला, भले ही मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मंदिर आना तो सफल हुआ। आज पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए देखा है तुम्हें, वरना तो ऐसे मुस्कुराती हो जैसे ज्यादा मुस्कुरा दी तो टैक्स लग जाएगा। कोई तो खास है तुम्हारी जिंदगी में जो इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह है। कौन है ये खास जिसके लिए तुम मंदिर आती हो, वो भी साल में सिर्फ एक बार? अमन मंदिर के बाहर लगे बेंच पर बैठ गया और रीत परिक्रमा लगाने लगी। उधर घर पर वासुदेव जी मंदिर के सामने बैठे रोते हुए बोले, आज तक मेरी बिट्टू को किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ, क्यों? कहकर वे अतीत में खो गए। 25 साल पहले हनुमानगढ़ की एक इंदिरा कॉलोनी, दिवाली की रात थी। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, आतिशबाजी हो रही थी। वहीं दुल्हन की तरह जगमगा रही थी चौधरी मदन लाल, रीत के पापा की कोठी। आंगन के बीचों बीच चारपाई पर बैठी हुक्का गुड़गुड़ा रही थी 60 साल की औरत भंवरी देवी, रीत की दादी अम्मा जी। और भीतर के कमरे में रह रह के रीमा जी, रीत की माँ के कराहने की आवाजें आ रही हैं। बाहर वासुदेव जी चिंता में घुल रहे हैं। तभी दरवाजा खुला और पूनम जी बाहर आकर बोली, अम्मा जी, जीजी को अस्पताल ले चलते हैं, उनकी हालत बेहद खराब है। वासुदेव जी भी बोले, हाँ अम्मा जी, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। जीजी या बच्चे को कुछ हो गया तो? अम्मा जी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोली, देख वासु और पूनम, मदन ने तरस खाकर तुम दोनों को कोठी के पीछे कमरे में रहने वास्ते दिया है। इसका मतलब यो ना है कि तुम दोनों मने दुनियादारी सिखाओ और मारे घर के मामले में टांग अड़ाओ। अरे दाई है ना भीतर, अपना काम कर लेगी। तुम दोनों फिजूल ही घबरा रहे हो। कुछ ना होगा देखना, अभी महारा लाडेश्वर जन्म लेगा, मारे खानदान का चिराग। कहकर अपने हुक्के में मगन हो गईं। वासुदेव और पूनम परेशान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। पूनम निराश होकर वापस भीतर चली गईं। कुछ क्षणों बाद एक नन्ही सी किलकारी गूंज उठी तो अम्मा जी मुस्कुरा उठी और वासुदेव के माथे से चिंता की लकीरें मिट गईं। कुछ ही देर में पूनम शॉल में लपेटकर बच्चे को बाहर लेकर आई और बोली, बधाई हो अम्मा जी, लक्ष्मी आई है दिवाली की रात में। वासुदेव ने उठकर नन्ही बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। अम्मा जी का तो मुंह उतर गया और नाराजगी से बोली, पहले पहल मने तो पोते की आस थी, थारी बहन ने तो छोरी पैदा कर दी। अम्मा जी को इस तरह नाराज होते देख वासुदेव जी नन्ही बच्ची के माथे को चूम कर बोले, एक बार इसे देख तो लो अम्मा जी, सारी नाराजगी भूल जाएंगी। कहकर उन्होंने बच्ची को अम्मा जी को देना चाहा तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया और बोली, तू ही रख इसे, मने ना देखना। वासुदेव ने नन्ही से खेलते हुए कहा, तेरा जो भी नाम निकले पर मैं तो तुझे बिट्टू ही कहूँगा, मेरी बिट्टू। कहकर उन्होंने नन्ही सी रीत को फिर से चूम लिया तो वो खिल उठी। पूनम ने भी उसका माथा चूमकर वासुदेव जी से कहा, कितनी प्यारी है, एकदम जीजी पर गई है। तभी बाहर से रौबदार आवाज आई, अरे क्या हुआ है, कोई मुझे भी बताएगा। तीनों ने उधर देखा तो मदन लाल,
रीत के पापा थे। वासुदेव जी नन्ही रीत को उनके पास ले गए और बोले, जीजा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बेटी हुई है। ये सुनकर मदन का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर खुशी की जगह मायूसी छा गई।